जय श्री राम आसनसोल की जनता। मैं मनीष कश्यप आज शाम को 4 बजे एसएस अहुवालिया जी जो आसनसोल से बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके प्रचार के लिए आ रहा हूं और 2 रोड शो है। एक जो है बीसी कॉलेज से रोड शो शुरू होगा जो 4 बजे के आसपास से शुरू होगा और दूसरा रोड शो जो है रेलवे स्टेशन से शुरू होगा और वो श्याम मंदिर तक जाएगा। वो शाम को जो है लगभग 6 बजे से शुरू होगा। तो एक 4 बजे से रोड शो है, एक 6 बजे से रोड शो है। उसमें मैं और मनोज तिवारी भैया दिल्ली से हम लोग आ रहे हैं और आसनसोल की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप सभी ने 2014 में वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया, उसी प्रकार से आप सभी जो है इस बार भी बीजेपी के कैंडिडेट को वहां से जिताएं। और जैसे वामपंथियों का कभी बोलबाला हुआ करता था आसनसोल पे, उन लोगों ने बहुत सारी कंपनियां आसनसोल की बंद करा दी। जो एक समय कोलकाता से भी ज्यादा फैक्ट्रियां जो है धीरे धीरे आसनसोल की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही वामपंथियों का नजर पड़ा वहां पे बेवजह स्ट्राइक, कंपनियों से जो है वसूली करना, कंपनी के मालिक को परेशान करना और धीरे धीरे कंपनियां बंद होती गई। उसके वजह से जो है अभी तृणमूल कांग्रेस के जो शत्रुघ्न सिन्हा वहां पे सांसद हैं, पिछले 5 साल से 5 बार भी अपने क्षेत्र में नहीं गए हैं और 5 भी काम उन्होंने नहीं किया है। 5 काम उन्होंने आसनसोल के लिए नहीं किया है। तो मैं चाहता हूं आप सभी से कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट करें और घर से निकल के वोट करें। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है घरों से निकल के 85% से ज्यादा वोट कर रहे हैं बंगाल में। और जो सनातन धर्म के लोग हैं, मैं किसी धर्म को भला या बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि आप सभी भी जो सनातन धर्म के लोग हैं, जिन लोगों के लिए मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवाया, जिन लोगों के विकास के लिए उज्ज्वला योजना, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं चलाई, गरीब तबके का विकास किया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं की संपत्ति 55% कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी में बांट दी जाएगी। और बंगाल की स्थिति आप लोगों को पता है कि इस समय रोहिंग्या और बांग्लादेशी का आतंक के वजह से वहां पे जो बंगाली लोग हैं उनके साथ कितनी परेशानियां हो रही है, कैसे परेशान हो रहे हैं। उनकी बहू बेटी जो है सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही है अपने आप को। तो ये सारे समस्याओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है कि इस बार कम से कम बंगाल से 35+ सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए। और अगली बार जब विधानसभा चुनाव हो तो वहां पे पूर्ण बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। मैं दावे के साथ कहता हूं, एक समय आसाम में लगातार दंगा होता था, एक समय उत्तर प्रदेश में लगातार दंगा होता था। कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो हैं, उनके बच्चे जो है कॉलेजों के सामने जो है जाके खड़े होके जो है लड़कियों को छेड़ते थे, आपकी बच्चियों को छेड़ते थे। असम की स्थिति जो है हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने सुधार दिया। उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है योगी आदित्यनाथ जी ने सुधार दिया। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की भी स्थिति सुधार देगी। बस आप सभी भारी से भारी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और घरों से निकलें। घर से अगर आप नहीं निकलेंगे तो फिर जो है वही होगा जो सियालकोट का हुआ था। सियालकोट पाकिस्तान में एक जगह है जो बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पे है और वहां पे 2.5 लाख हिंदू हुआ करते थे और 1,35,000 मुसलमान हुआ करते थे। आजादी के समय में ये डिसाइड हुआ कि सियालकोट हिंदुस्तान में रहेगा कि पाकिस्तान में। तो लोगों ने हंगामा किया, कुछ लोगों ने कहा हिंदुस्तान में, कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तान में। तो दोनों देशों के नेताओं ने कहा कि सियालकोट में वोटिंग हो जाए। जब सियालकोट में वोटिंग हुआ तो हिंदू, आधे से अधिक हिंदू अपने घर से नहीं निकले और सिर्फ 1 से 1.25 लाख हिंदुओं ने भारत में रहने के पक्ष में वोट किया और 1.5 लाख मुसलमानों ने, जबकि जनसंख्या उनकी 1,35,000 थी,
यानी 15,000 हिंदू भी जाके उन्हीं के फेवर में वोट किए कि हमें पाकिस्तान में ही रहना है। और जहां पे आजादी के समय में 2.5 लाख हिंदू हुआ करते थे, आज सिर्फ और सिर्फ 600 हिंदू सियालकोट में बचे हुए। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात एक विचारधारा की है। हम अपने मुस्लिम भाइयों को, जो अच्छे भाई हैं, उनको अपने यहां सुरक्षित रखते हैं, हम लोग अपने बीच में सुरक्षित रखते हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तान में जहां पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो जाता है, वहां हिंदू असुरक्षित क्यों महसूस करता है, ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब जो है हिंदुओं को भी ढूंढना पड़ेगा, मुसलमानों को भी ढूंढना पड़ेगा। अगर मुस्लिम लोग ये सोचते हैं कि हम हिंदू को असुरक्षित करके, उनका कन्वर्जन करा के या उनको यहां से भगा के हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो नहीं। आप पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, वहां पे एक समय जो है 75% से ज्यादा हिंदू हुआ करते थे। उसके बाद से आजाद भारत में हिंदू जो है वहां से माइग्रेंट किए और भारत में आ गए, और जो हिंदू बचे वहां पे जो है उनका धीरे धीरे पलायन हुआ या धर्मांतरण हुआ। उसके बाद से पाकिस्तान की स्थिति क्या हो गई, चौवन्नी छाप औकात हो गया। पार्ले जी बिस्किट जो है पाकिस्तान में 50 रुपया में मिलता है, जो भारत में सिर्फ और सिर्फ 5 रुपया में मिलता है। ये औकात है पाकिस्तान का। आज भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान के विचारधारा से अगर आप लोगों का विचारधारा मैच कर रहा है, तो बर्बादी एक ना एक दिन आप लोगों की तय है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ उस विचारधारा के लोग बंगाल में आके आतंक मचा रहे हैं, और अभी एक जगह पे आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वहां पे महिलाओं को तंग किया गया, प्रताड़ित किया गया, रेप किया गया, और उसके बारे में नेशनल मीडिया में उस प्रकार से चर्चा नहीं हुआ। मणिपुर की बात जो है सब लोग करते हैं, कश्मीर में जो हुआ उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। मणिपुर की बात सब करते हैं, केरल में जो हो रहा है उस पर चर्चा कोई नहीं कर रहा है, बंगाल में जो हो रहा है उस पर चर्चा कोई नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? तो चलिए बंगाल चलते हैं, आसनसोल चलते हैं। उम्मीद है कि आप सभी भारी से भारी संख्या में आएंगे, और 4 बजे और 6 बजे का 2 रोड शो है। 4 बजे का रोड शो जो है वो BC कॉलेज से बुरहानपुर बस स्टैंड तक का है, और ये 4 से 5:30 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का रोड शो है। उसके बाद से दूसरा रोड शो जो है वो रानीगंज रेलवे स्टेशन जो है, रानीगंज रेलवे स्टेशन से श्याम मंदिर तक का रोड शो है, जो 6 बजे से लेके 7:15 तक चलेगा। और उसके बाद से फिर हम लोग वापस जो है आसनसोल एयरपोर्ट पे आएंगे, और वहां से फिर आसनसोल एयरपोर्ट पे हम लोग जो है 8:10 पे आएंगे, और उसके बाद से फिर दिल्ली चले आएंगे। तो उम्मीद है कि भारी से भारी संख्या में आएंगे आप लोग, और बहुत जल्द जो है मैं मुंबई भी आने वाला हूं, और साथ ही साथ बिहार भी आने वाला हूं। और कुछ लोग जो है महामंद महामूर्ख लोग जो है वो ये वीडियो चला रहे थे, बना रहे थे TRP के लिए। देखिए कितने लोग नीचे गिर जाते हैं, पढ़े लिखे लोग जो लोगों को शिक्षा देते हैं वो लोग नीचे गिर जाते हैं। 13 तारीख को आसनसोल में चुनाव है, 13 तारीख को, और नॉमिनेशन कब का हो गया है, बीजेपी का कैंडिडेट कब का फाइनल हो गया है। और कुछ लोग पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे वीडियो चला रहे थे कि मनीष कश्यप जो है आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं आसनसोल से, लेकिन मैं आसनसोल में जाके जो है प्रचार जरूर करूंगा। बाकी उम्मीद है कि आप सभी आएंगे, और खासकर बिहार के लोग, जो पूर्वांचल के लोग, झारखंड के लोग जो वहां पे रहते हैं, उन लोगों से भी खासकर उम्मीद है कि आप सभी आइए, और भारी से भारी संख्या में आइए, और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वहां पे जिताइए। आप सभी के समस्याओं का समाधान होगा। और हाँ, मैं फिर से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, देश के किसी भी कोने में मजदूरों को कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या होगी, मनीष कश्यप पहले भी उन लोगों के साथ खड़ा था, आज भी साथ खड़ा है, और आगे भी साथ खड़ा रहेगा। और हाँ, एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में अगर ब्लॉक में आपको समस्या है, हॉस्पिटल में आपको समस्या है, आप सभी जो है स्कूल में, सरकारी स्कूल में आप सभी को समस्या है, तो आप सभी जो है हम लोग जो है उसके लिए सहायता केंद्र खोलने वाले हैं, और उस सहायता केंद्र पे आप सभी जो है अपना समस्या बता सकते हैं, हम लोग समाधान करने का प्रयास करेंगे। और एक और बात कहना चाहता हूं कि कुछ
कम्युनिस्ट विचारधारा के लेफ्ट माइंडेड लोग जो है, कुछ कांग्रेसी माइंडेड लोग जो है, कुछ देशद्रोही जो है, और कुछ वैसे लोग जो ये नहीं चाहते हैं कि किसी का भला हो, वो लोग जो है बेवजह आके जो है उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। मैं उन लोगों से विनती करना चाहता हूं या भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो लोग भी जो है उल्टा सीधा आके कमेंट कर रहे हैं मेरे वीडियो में, भगवान करे कि उनके घर राहुल गांधी जैसा बच्चा पैदा हो, राहुल गांधी जैसा मंद बुद्धि बच्चा पैदा हो, या तेजस्वी यादव जी जैसा 9वीं फेल बच्चा पैदा हो। अगर वो लोग तेजस्वी यादव का समर्थक है तो तेजस्वी यादव जी जैसा 9वीं फेल बच्चा पैदा हो, राहुल गांधी का समर्थक है तो राहुल गांधी जी जैसा जो है मंद बुद्धि बच्चा पैदा हो। बाकी उल्टा सीधा कमेंट करने वाले और कुछ लोग जो लिख रहे हैं मोदी जी के बारे में भी उल्टा सीधा जो लिख रहे हैं, उन लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी इस देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कम से कम उनके बारे में शब्दों का चयन करने से पहले आप सभी सोच समझ ले के शब्दों का चयन करें। जो ट्विटर पे आप सभी कुछ भी जो है मोदी जी के खिलाफ जो है आप लोग बोलना शुरू कर देते हैं और कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं। आएंगे तो मोदी जी, सबको पता है। आप लोगों को जितना फ्रस्ट्रेशन उतारना है उतार ले। चुनाव के बाद जो है जब मोदी जी आएंगे और जो पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार फिर से बनेगी, भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सरकार फिर से बनेगी, उसके बाद से आप लोग ईवीएम का रोना मत रोना। और जितना आप लोग ताकत लगा ले देश विरोधी जितने भी लोग हैं, जितने भी मोदी को नापसंद करने वाले जितने भी देश विरोधी लोग हैं, जितना भी ताकत लगा ले, एक बात याद रखना, गांठ बांध के लिख लेना, बंगाल में अगली बार बीजेपी की सरकार बनेगी, किसी भी हाल में बनेगी। और कश्मीर के धारा 370 का समस्या का समाधान हो गया, राम मंदिर बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे भारत में बना, 70 से ज्यादा नए एयरपोर्ट बने हैं, अनेकों एम्स का निर्माण हुआ है। यानी विकास भी, विरासत भी और धर्म का सम्मान भी करने वाला इस देश का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 से 2029 के बीच में जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर है। फारूक अब्दुल्ला ने जो बात बोला है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, तो फारूक अब्दुल्ला जी मैं कह देना चाहता हूं कि चूड़ियां तो आपको भी पहनाएंगे और पाकिस्तान को भी पहनाएंगे, और 5 साल के अंदर अंदर यानी 2024 से लेकर 2029 के बीच में पीओके को जो है भारत में मिलाएंगे। और देख लेना फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद से चूड़ियां आपको पहनाएंगे हम लोग, और पहनने के लिए तैयार रहना। फारूक अब्दुल्ला पैदा हुए भारत में, खाते हो भारत का और गाते हो पाकिस्तान का, गुणगान करते हो पाकिस्तान का, तो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए वीजा पासपोर्ट दोनों का व्यवस्था जो है हम लोग कर देंगे। जाओ तुम पाकिस्तान में रहो और तुम्हारे आंखों के सामने जो है पीओके को भारत में मिलाएंगे। पाकिस्तान के मुद्दे पे बात करना क्यों जरूरी है और पीओके को भारत में मिलाना क्यों जरूरी है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तान की वजह से भारत का इकोनॉमी खराब होता था। जब वो लोग घुसपैठी करते थे, बमबारी करते थे, तो अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ता था, शेयर मार्केट पे भी असर पड़ता था। बहुत सारी कंपनियां जो है भारत में, एमएनसी कंपनियां आने से डरती थी। लेकिन मोदी जी ने 2014 के बाद पूरा दृश्य ही बदल दिया और आज जो है पाकिस्तान डर रहा है कि कब भारत अटैक करेगा और कब पीओके को भारत अपने में मिला लेगा। सिर्फ और सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। ये चुनाव खत्म होगा और उसके बाद से पीओके को भारत में मिलाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ जो श्रीलंका में जो है चाइना ने अपना नेवल बेस बनाया है, अपना बंदरगाह पे, वो सारे समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी जी धीरे धीरे कर रहे हैं। और पहली बार चाइना को करारा सबक जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सिखाया था। तो आप लोगों का हर एक वोट जो है वो मोदी को मजबूत करने के लिए होगा, मातृभूमि को मजबूत करने के लिए होगा। लेकिन जो मातृभूमि को नोच कर खाना चाहते हैं, जो मातृभूमि को बर्बाद करना चाहते हैं, जो देशद्रोही लोग हैं, जो भारत के खिलाफ लोग हैं, वैसे लोग ही जो है मोदी जी को बेवजह जो है गाली देते हैं और मोदी जी का विरोध करते हैं। जब आप 2004 से लेके 14 के महंगाई का तुलना करेंगे और 2014 से लेके 2024 के महंगाई का तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2014 से लेके 24 तक महंगाई हुआ ही नहीं।
पहले जो है सरकारें आपको नौकर बनाती थी, नौकरी के चक्कर में उलझा के रखती थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपको मालिक बनाना शुरू कर दिया। आज भारत में पहले लोग जो है भारत में एलईडी चाइना का इस्तेमाल करते थे, टीवी चाइना का इस्तेमाल करते थे, मोबाइल पे मेड इन कोरिया, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन फिनलैंड, मेड इन वियतनाम और मेड इन अमेरिका लिखा हुआ करता था। आज आईफोन भी मेड इन इंडिया, सैमसंग भी मेड इन इंडिया, फॉक्सकॉन ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट डाला मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट डाला, मोबाइल यूनिट का सबसे बड़ा प्लांट जो है भारत में सैमसंग ने डाला, और दुनिया का सबसे महंगा सेफ मोबाइल बनाने वाली आईफोन जो है वो भारत में प्लांट डाली है। और आज जो है टाटा ने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। सेमीकंडक्टर की कंपनियां भारत में है, एमएसएमई में जो है बहुत सारा लोन देके जो है हजारों स्टार्टअप जो है आज भारत में चालू हो गया है। तो जो टैलेंटेड लोग हैं उनके लिए जो है मोदी सरकार में रोजगार के सारे दरवाजे खुले हैं। उनको अब मालिक बनाया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और बस विनती है कि आप सभी, हाँ कुछ भाई जो है, एक भाई जो है लिख रहा है गाली दे रहा है, चुप। अब जो जितना गंदा गाली दिया है उतना गंदा गाली जो है मैं बस इतना ही कहूंगा कि वो अपने बहन को दे, वो अपनी माँ को दे, या उसकी बहन और माँ ये गंदा गाली देखेगी तो कितना गंदा लगेगा। तो ये तेजस्वी का फैन ऐसा ही हो सकता है, गंदा गंदा गाली देगा। राहुल गांधी का फैन ऐसा ही हो सकता है, गंदा गंदा गाली देगा। ममता बनर्जी का फैन ऐसा ही हो सकता है, गंदा गंदा गाली देगा, सब गंदी गंदी बातें करेगा सब लाइव में आके और कहीं भी जाके। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी का फैन है सब। तो इन सब चीजों पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। बस ये देखिए इतना गंदा गंदा गाली लिख रहा है, वो 9वीं फेल का फैन, राहुल गांधी का फैन, ममता बनर्जी का फैन। अरे कुछ चिंता मत करो तुम लोग, कुछ होने जाने वाला नहीं है तुम लोगों का। 9वीं फेल को रोजगार नहीं मिलेगा, राहुल गांधी बेरोजगार होंगे और ममता बनर्जी को जो है बंगाल से अब खदेड़ दिया जाएगा और आएगा तो मोदी जी ही। और अमित शाह जी लिस्ट बना रहे हैं अभी बहुत वैसे लोगों का। चलिए ठीक है, बाकी चुनाव बाद बात करेंगे। अभी आसनसोल मैं आ रहा हूं, फिर से कह देना चाहता हूं कि 4 बजे जो है बीसी कॉलेज से लेके बुरहानपुर बस स्टैंड तक का 4 बजे से लेके 5:30 तक का रोड शो है, और 6 बजे से लेके 7:20 तक जो है वो रानीगंज रेलवे स्टेशन से लेके श्याम मंदिर तक का रोड शो है। और फिर वापस जो है हम लोग 8-10 में जो है एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और वहां से जो है हम लोग फिर दिल्ली के लिए आ जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और राष्ट्रवाद को मजबूत करें और ममता को पूर्ण रूप से खदेड़ भगाना है बंगाल से। और इस बार जो है 35 पार कम से कम पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जीतना चाहिए, कम से कम 35 पार। और बिना पढ़े लिखे नेताओं के, बिना पढ़े लिखे समर्थकों, अगर आप गंदी गंदी गालियां देते हैं, जय श्री राम लिखने के जगह पे आप लोग गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका बच्चा वैसा ही पैदा हो, वैसा ही संस्कार ले और आपके घर में एक राहुल गांधी पैदा हो। जय हिंद।